वो हटा रहे हैं पर्दा, वो हटा रहे हैं पर्दा, सर बाम चुप के। मैं दानिश अली हूँ और आप आवाज द वॉइस देख रहे हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान बातचीत के लिए है, एक ऐसी आवाज जिन्हें हम बार बार सुनना चाहते हैं, या एक ऐसी आवाज जिन्होंने हमें सोशल मीडिया पे जकड़ के रखा है, सईद तारिक परदेसी साहब, जिनका ताल्लुक नॉर्थ कश्मीर से है और पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को इन्होंने सोशल मीडिया पे जकड़ के रखा है। एक ऐसी आवाज़ जिसको कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। आज से चंद साल पीछे जब हम जाते, जब वो कैसेट्स का ज़माना था, तब हम इनकी आवाज़ को सुनते थे, लेकिन तब से अब तक इन्होंने अपना एक वो रिदम मौसीकी की लाइन में बरकरार रखा। अब जो नए गुलकार सामने आ रहे हैं उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और कश्मीर में मौसीकी की दुनिया में इनका नाम सबसे बुलंद है। सर, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आवाज़ के साथ बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो आप ज़्यादा पहाड़ी में गाते हैं और अब न सिर्फ आपको पहाड़ी लोग पसंद करते बल्कि पूरी कश्मीर की आवाम काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है आपकी आवाज़ को। तो इस लाइन में जाना और इसी लाइन में अपना नाम बनाना कैसे जहन में आया? देखिए, वो बोलते हैं ना कि रास्ते पे जब आप निकलते हैं तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। रास्ते पे चलने वाला उसे उम्मीद ना भी हो कि मैं कैसे पहुंचूंगा, लेकिन अल्लाह ताला काम में बरकत ज़रूर करता है, जो भी आप चाहेंगे। जब मैंने शुरुआत की, मैं बहुत छोटा था, मेरे दिमाग में इतना कुछ तो नहीं था कि मैं कहाँ पहुंचूंगा, मंजिल होती क्या है, या इतना बड़ा नाम होता क्या है। ये मेरी सोच समझ से बाहर। शुरू किया, चलता रहा, तो करते करते अल्लाह ताला ने इस इज़्ज़त से नवाजा कि एक नाम बना सैयद तारिक परदेसी। हालांकि मैं इस इलाके से हूँ, वो एक फारफलंग इलाका है, यानी बॉर्डर एरिया है। LOC के बिल्कुल नज़दीक में मैं, जो टीटवाल करना टंगधार का जो एरिया है, इपकोट मेरे गांव का नाम है, तो टीटवाल सेक्टर में पड़ जाता है। LOC के सामने रहता हूँ मैं, रहता था, वहाँ पैदा हुआ हूँ। वहाँ से मैं निकला, मैं श्रीनगर में आया, 10-20 साल मैंने श्रीनगर में दिए। तो यहाँ पूरे रियासत लेवल पे मैंने अपना काम किया। वो कैसेट्स की वजह से ऑल इंडिया जो रेडियो हमारा कश्मीर है, श्रीनगर रेडियो, मैंने सबसे पहले 1995 यानी 95 में मैंने पहली रिकॉर्डिंग वहाँ पे गाई थी, जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, और मैंने 1-2 सॉन्ग भी गाए थे। उसके बाद फिर 96-97 में मेरे पहली ऑडिशन हुई B ग्रेड के लिए, फिर दूसरी ऑडिशन, तीसरी ऑडिशन। तो ये सब करने के बाद फिर मैं 2009-10 में मुंबई शिफ्ट हो गया। तो मुंबई जाके मैंने एक अच्छी तरह एक स्ट्रगल करनी शुरू कर दी, कुछ सीखना, समझना कि म्यूज़िक होता क्या है। हमारे यहाँ तो कश्मीर में वो एक कहावत है कि पता नहीं कई लोगों को सुन के अजीब लगेगा कि म्यूज़िक का जो सिलसिला है ना, हम हिंदुस्तान की बात करें अगर, सिर्फ हिंदुस्तान की, तो मुंबई से चला है, कश्मीर में आके इसका एंड हुआ है। यानी सबसे नालायक जो है कलाकार वो हम कश्मीर में हैं। सबसे वधिया पुख्ता जो सुर वाले कलाकार हैं वो मुंबई में। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है म्यूजिक का। तो इसलिए हम भी वहाँ चले गए कि चलो कहीं ना कहीं से कुछ सीखने को मिलेगा। तब से वहीं हैं, बैठे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है एक बात का कि मैं आपको बताऊं कि बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हमने देखे। एक दौर होता है, अताउल्लाह खान साहब एक ज़माने में आए, उन्हें कौन शख्स था जो नहीं सुनता था, यानी बॉलीवुड तक उनकी कॉपी की गई। ऐसे हमारे इंडियन कलाकार, मतलब दलेर मेहंदी साहब, हंसराज हंस, ऐसे पंजाबी कलाकार आए। 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल चलते हैं। फिर एक दौर चेंज होता है, तो उसके साथ साथ नई जनरेशन आ जाती है, तो पहले वाले साइड हो जाते हैं। तो अल्लाह की ये सबसे बड़ी करीमी है कि मैं 35 साल से गा रहा हूँ और अभी तक गा रहा हूँ। दिन ब दिन फॉलोअर बढ़ रहे हैं, दुनिया पसंद करती है, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि उनका टेस्ट, जो नया नया टेस्ट है, वो उनको दिया जाए। तो अब पूरी कंट्री के अंदर जिस तरह से, पहले आप कश्मीरी हैं, कश्मीरी से पहले आपने कहा कि आप उस एरिया से बिलोंग करते हैं जो एक अपर बेल्ट है, पहाड़ी इलाका। हाँ, पहाड़ी इलाका है, और मैं मेरी लैंग्वेज जो है वो पहाड़ी है। हाँ, और मैं गाता तो सभी हूँ, मैंने कश्मीरी में भी गाया है,
तो रिमोट एरिया से आपका ताल्लुक है, उसके बाद आप कश्मीरी है और उसके बाद आप मुस्लिम है, कहीं जी। दिक्कतों का सामना करना पड़ा? नहीं, मुसलमान तो सबसे पहले हूँ, उसके बाद नहीं हूँ। पहले कंट्री के अंदर लोगों का किस तरह का सपोर्ट रहा? पहले मैं मुस्लिम हूँ, नहीं, यहाँ से बाद में मैं पहाड़ी हूँ, फिर कश्मीरी हूँ, फिर कलाकार हूँ। बहरहाल ये है, मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ता है। मुझे स्टार्टिंग में ही जो एक फैमिली का जो एक स्ट्रेस था ना मुझ पे स्टार्टिंग में, तो वो बहुत ज़बरदस्त था। वो इस चीज़ से बहुत मना करते थे। हमारी एक सैयद फैमिली है, पीर फैमिली है, तो घराना जो सारा वो है उस लेवल का था कि लोग सुबह सुबह एक सैयद का नाम लेके रास्ते में चलते हैं, मंजिल के लिए निकलते हैं। तो मैंने जब ये काम पकड़ा तो कहने लगे ये अच्छा काम नहीं है, कोई मीरासी कहता है, कोई बांट कहता है, कोई क्या कहता है। तो खैर मुश्किलातें आती गई, मगर जो मंजिल पे निकलता है वो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। हमने हार नहीं मानी, हमने मारें खाई, बेइज्जतियाँ खाई, किसी को नहीं देखा, निकलते गए। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज एक अच्छे मुकाम पे हैं, एक अच्छे नाम से हैं और माशरे में एक इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है। इससे ज़्यादा अल्लाह ताला और क्या दे, उसका बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला। इस वक्त आपको लोग पहचानते हैं, जानते हैं, आपको फॉलो करते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि फॉलोअर बढ़ रहे हैं। अब जब इंसान कामयाब होता है, उस कामयाबी को बरकरार रखना अपने प्रोफेशन में कितना मुश्किल है? देखिए, आसान कोई काम नहीं होता है, मुश्किल, हर काम मुश्किल ही है। और जब तक आप मुश्किल का सामना नहीं करेंगे, मुश्किल को आसान नहीं करेंगे, तब तक होगा नहीं। और मुश्किल आसान कैसे होती है? मेहनत से। जब आपका कोई भी प्रोफेशन है, आपका प्रोफेशन है रिकॉर्डिंग करना, बातचीत करनी, ब्लॉग बनाना, इंटरव्यू लेना, डॉक्यूमेंट्री बनाना, जब तक आप मेहनत से, अच्छे कैमरे से, अच्छे लोकेशन पे, अच्छी लाइटिंग से नहीं करेंगे तो आपका चलेगा नहीं। हर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के अलावा कुछ नहीं होता। मुश्किल जरूर होता है, लेकिन इंसान के लिए नामुमकिन कुछ नहीं, मुमकिन है। बस मेहनत से आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी हार नहीं सकते। इब्तिदा में जब शुरुआत की थी, आज आपके पास एक टीम है, आपके पास दूर दराज से लोग आते हैं, या आपके पास बच्चे भी आते होंगे सीखने के लिए, लेकिन जब स्टार्ट की थी इब्तिदा में तब अकेले थे? देखो, स्टार्ट में तो अकेला ही था, मैं बहुत छोटा बच्चा था, यानी 6-7 साल की एज में तो मैं म्यूजिक में लग गया था। ऐसे देख के कलाकारों को, मेरे आइडियल कलाकार जो स्टार्टिंग में थे अब्दुल रशीद कुरैशी साहब, वो भी करना से हैं, वो रिटायर हेडमास्टर हैं, वो अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, अभी वो अहले हयात हैं। पहाड़ी के एक नामावर सिंगर थे, बहुत थोड़ा सा लिमिटेड उन्होंने गाया, 10, 15, 20 गाने गाए होंगे बाय द वे रेडियो पे, लेकिन 1970 की बात है, तब शुरुआत उनकी थी। और मैं उनको ही आइडियल समझ के मैंने अपना आप शुरू किया। हाँ, बस थोड़ा सा सोच जब वहाँ से और बढ़ी तो और बड़े उस्तादों को फॉलो किया, तो फिर हमने बड़े बड़े उस्तादों के पास सीखने को भी गए। इब्तिदा में कौन सा गाना आपने सुना जिसके बाद आपने ये समझ लिया कि आपको इसी लाइन में जाना है, या जिसने आपके दिल को वो नहीं, लाइन में जाने के लिए मैं आपको बताऊं कि लाइन में जाने के लिए कम से कम 25 साल की एज तक मुझे ये नहीं था कि मुझे ये लाइन को चूज करना चाहिए। ओके। क्योंकि ये मैंने एक साइड में एक मतलब पार्ट टाइम जिसे हम कहेंगे वो मैंने रखा था। इतना आइडिया नहीं था कि इसी से मेरा सारा गुजर हो जाएगा, पार्ट टाइम रखा था। आइडिया मुझे जब 25 साल की एज में मैंने सोचा कि भाई अच्छा लोग सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, क्यों ना हम इसको प्रोफेशन बनाएं और इसी को सीखें और अच्छे तरीके से समझ के इसी को बनाएं। उससे पहले हम गाते रहते थे, कुछ भी, पहाड़ी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो। मैं स्टार्टिंग में उन कुरैशी साहब से भी पहले, जब मैं बहुत छोटा था, तब मैं रफ़ी साहब को सुनता था। मतलब रेडियो होते थे, टेप रिकॉर्ड भी उसके बाद आए। मैं छोटा सा था तो खाली रेडियो थे, वो भी किसी किसी के पास होता था, तो मुझे सुनना पसंद था। गाना तो फिर हम ऐसे महफिल में जब बच्चे बैठते थे तो एक दूसरे को सुना देते थे। तो जब मेरी आवाज़ कहीं ना कहीं अच्छी लगी किसी को, फिर कोई बोलता था यार ये गाने गाता है, थोड़ा सा सुना दो, घर पे, पड़ोस में, ऐसे। फिर स्कूल में, तो करते करते स्कूल में, जब मैं जिस स्कूल में होता था वहाँ पे फ्राइडे को छुट्टी नहीं होती थी, हाफ डे होती है फ्राइडे को। मेरे स्कूल में नहीं होती थी, कि वहाँ लॉन्ग रिसेस कहते थे उसे, लॉन्ग रिसेस कर दो, 3 घंटे के लिए पीरियड्स, मतलब कुछ नहीं होंगे, कोई पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ गाना, गेम्स, कल्चरल प्रोग्राम यही चलेंगे। तो वहाँ हम गाते रहते थे। तो करते करते स्काउट्स कैंप लगने, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना, वो करते करते थोड़ा सा नाम हो गया। फिर उसके बाद कुछ कैसेट रिकॉर्ड करने वाले आ गए, टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करके ऐसे दुकानों पे बेचने वाले, उनसे कांटेक्ट हो गया, उन्होंने मेरा कुछ रिकॉर्ड किया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने मुझे कुपवाड़ा में एक दूसरी कैसेट वाले थे, उनके पास भेज दिया, वो उससे बेहतर करते थे रिकॉर्डिंग।
जब उधर मेरी कुछ दो तीन कैसेटें चली, उन्होंने मुझे श्रीनगर में भेज दिया। यहाँ अच्छी और अच्छी बड़ी कंपनियां थी, उनमें मैंने रिकॉर्डिंग की। वो जब चली, मुझे जम्मू वालों ने बुलाया, पंजाब वालों ने बुलाया। लोगों ने मुझे पसंद तकरीबन कुछ टाइम के बाद किया। ये स्टार्टिंग में तो नहीं किया, जब मैं छोटा था या 25 साल के अरसे में। हाँ, उसमें जब मैं 25 साल के, मेरी शादी हो गई। शादी भी मेरी हुई ऐसी लड़की से जो ऑलरेडी सिंगर थे। अच्छा। वो उनका घराने में पूरे लोग, उसके फादर मदर दोनों ऑल इंडिया रेडियो से गाते थे, उसके बहन भाई बड़े भी गाते थे। तो उससे मेरी जब मुलाकात हुई, मसरत नाज उनका नाम है, मेरी वाइफ है वो। 2002 की बात है, जब हमारी शादी हो गई। हम दोनों ने शादी से पहले ही कुछ रिकॉर्डिंगें की, कुछ कैसेट्स किए, काफ़ी हिट हुए। फिर हमारी उसी बेस पे हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर हमने इसको प्रोफेशन बनाया कि अब हम जब अच्छा चल रहे हैं, मार्केट में लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमें इसी को करना चाहिए, कुछ और टाइम किसी चीज़ को नहीं देना चाहिए। फिर हमने इसको प्रोफेशन बनाया, इसी पे ध्यान दिया, तो तब से फिर गा रहे हैं। उस समय जब हमारे वो 25 साल की एज में लोगों ने ज़्यादा सुना, एक एक्सीडेंट हुआ था 98 एंडिंग दिसंबर में, एक बस का, उसमें 19 के 20 लोग मारे गए थे वन टाइम। रमजान था, उसमें मेरे बड़े ब्रदर भी थे, वो आर्मी में थे, छुट्टी घर गए हुए थे, घर से वापस आ रहे थे, साधारण टाप में एक्सीडेंट हुआ, उनकी डेथ हो गई। तो उस बस के एक्सीडेंट पे मैंने एक स्टोरी बनाई थी, एक गाना बनाया था, पूरी कैसेट 1 घंटे की, लिखा था किसी और ने, मैंने वो गाया। पहले अकेले ने गाया था जब मुझे वाइफ से मुलाकात हुई, फिर हम दोनों ने मिलके एक बार दोबारा उसको बनाया, वो बड़ा हिट हुआ, उसको वो लोगों ने बहुत प्यार दिया। एक दुखिया एक कहानी थी। उस कैसेट की कोई लाइन याद है अभी? एक सीआरपी टाइप की थी, उसके सुफियाना, उसके बाद आज यूट्यूब में मेरे सुफियाना 9 कलाम है, 9 पार्ट है, जस्ट लाइक सेम उसी तरह के हैं। उसकी लाइनें मुझे याद भी नहीं है, और मैं वो लाइन गा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि पूरी एक्सीडेंट की कहानी थी, मेरे भाई की कहानी थी। तो तब मैंने गा दिया, उसके बाद मैं सुन भी नहीं सका उसको कभी। एक बहुत दुखिया जैसी कहानी होती थी। तो लेकिन ये बात बताऊं कि उस समय हिट हुआ। आज मेरे जो सुफियाना पार्ट हैं यूट्यूब में, वो मैंने 9 पार्ट गाए। हर 1 साल के बाद मेरा एक पार्ट उसमें आता है। तो नाम मेरा बेशक पहाड़ी में है, एक पहाड़ी सिंगर के नाम से मुझे जाना जाता है। मैंने, हमारी जो कल्चरल एकेडमी है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, जब ये कभी सब लैंग्वेजों को लेके, मल्टी लैंग्वेज को लेके यहाँ कोई भी ऐसा कुछ वो ये करते हैं, क्या बोलते हैं इसे, कोई भी प्रोग्राम ऐसा होता है, तो चाहे कश्मीर में हो या आउट ऑफ स्टेट हो, तो पहाड़ी की तरफ से मुझे ही ढूंढा जाता है। तारक परदेसी एंड पार्टी, उनको बुलाओ इधर, चाहे फेस्टिवल हो या कल्चरल एकेडमी के आउट ऑफ स्टेट एक टूर होते हैं हर लैंग्वेज को लेके। कश्मीरी के भी वहाँ जाते हैं, लद्दाखी के जाते हैं, शीना के जाते हैं, डोगरी के जाते हैं, गोजरी के जाते हैं, वहाँ पहाड़ी के भी जाते हैं, और पहाड़ी का ज्यादातर हमेशा उन्होंने मुझे ही लिया। लेकिन नाम मेरा बेशक पहाड़ी सिंगर से मशहूर है, लेकिन गाया मैंने गोजरी में भी है, गाया मैंने पंजाबी में भी है, उर्दू में भी गाता हूँ, कश्मीरी में भी गाता हूँ। बस थोड़ा थोड़ा जिस तरह से हमने कहा कि आप पूरे कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोशिश रहती है कि बस लोगों को एंटरटेन करें। आजकल बहुत लोग बेचारे परेशान हैं, कोई लोग अपने रोजगार से परेशान हैं, पढ़ लिख के लोग बैठे हुए हैं, तो बेहतर हम थोड़ा उनको एंटरटेन करने के लिए सोचते हैं, चलो यार, दर्द जब हद से गुजरता है तो हम गा लेते हैं, तुम सुन लिया करो। तो वो सुन लेते हैं, तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। हम इसलिए लोगों को कोशिश करते हैं खुश रखें। तारिक साहब, एक ऐसी आवाज आपकी है जिसको लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। जिस तरह से इब्तिदा मैंने बताया कि लोग बार बार सुनना चाहते हैं, आपका एक गाना जो आपने माँ को डेडिकेट किया है, और माँ की अजमत, उसका क्या ही कहना है, वो शफकत और कहीं नजर नहीं आती है। तो फिर से वो हम सुनना चाहते हैं जो आपने मदर को डेडिकेट किया था, माँ की याद के लिए। बेशक मैं सुनाऊंगा। ये गाना असल में मुझसे पहले भी किसी कलाकार ने गाया हुआ है, यूके वाली कश्मीर से। हाँ। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ गाया और काफ़ी फेमस हुआ, माँ की याद में। और ये इसकी कदर उनको ही है जिनको माँ नहीं। हाँ, मुझे भी माँ नहीं। तो रुला देंदी है ए गल वे, रुला देंदी खुशियां दे मौके ते मां अपनी वे यादां दे।
खुशियां दे मौके ते हाय खुशियां दे मौके ते मां अपनी वे याद आंदी बुरे कपड़े तो नहीं लेंदी होए उन्हां कोलों पुछ जाके आए हाय मां जिन्हां दी वे नहीं होंदी ओहो मां जिन्हां दी वे नहीं होंदी कोई रत्तियां कमीज़ानी है कोई रत्तियां कमीज़ानी ओ मामा ना मार रबा मामा मिठियां वे चीज़ानी मामा ना मार रबा ओ मामा ना मार रबा मामा मिठियां वे चीज़ानी कोई बगदी वे सर जांदी हाय बंदा के जी सी आए हाय मां जिस दी वे मर जांदी सोनिया मां जिस दी वे मर जांदी ताके दरों आई सपनी है ताके दरों आई सपनी है या दुख रब बंडदा या बंड दी वे मां अपनी या दुख रब बंडदा है या दुख रब बंडदा या बंड दी वे मां अपनी बीटा के ते आ गया ओ मां दा बछोड़ा रबा आए हाय साडे अंदर नु खा गया ओहो साडे अंदर नु खा गया तो कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, वो गाना वो हटा रहे हैं पर्दा, तो उसमें शायद आपकी फैमिली आपके साथ थी। जी बिल्कुल, मेरी सारी फैमिली मेरे साथ थी। तो क्या आप अपनी फैमिली के बारे में हमें बता सकते हैं? मेरी फैमिली में जैसे वाइफ के बारे में मैंने पहले बता दिया आपको, मसरत नाज उनका एक फेमस नाम है, बहुत लाखों में लोग जानते हैं। और मेरे साथ पिछले 25 साल से 24 साल से वो उसमें इंडस्ट्री में वो तामन दे रही हैं, साथ दे रही हैं। हमारी पहाड़ी इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम है। और उसके बाद फिर मेरे भाई हैं जो उस वीडियो में तो शायद नहीं थे। बेटा अली बुखारी अच्छा म्यूज़िक कंपोज़र है, गाता भी है और अच्छा म्यूज़िक अरेंजर है, म्यूज़िक बनाता है, स्टूडियो चलाता है मुंबई में। तो अभी आजकल हमारे जो नए नए गाने आ रहे हैं सारा म्यूज़िक अरेंज वही करता है। और बेटी है तस्नीम बुखारी, बहुत अच्छा गाती है। अभी कुछ टाइम के बाद उनके शो भी स्टार्ट होने वाले हैं और आप लोगों को वो सोशल मीडिया पे अच्छे से दिखेंगे। जिस वीडियो में आपने उन्हें मेरे साथ देखा वो हम ये अभी रमज़ान की ईद में मैं रमज़ान का पूरा महीना मुंबई था, ईद सेलिब्रेट हम इकट्ठे फैमिली के साथ कर रहे थे। तो ईद होने के बाद शाम को हमने ऐसे थोड़ा सा एक महफिल अपने ही हॉल में जो हमारा डाइनिंग है उसमें हमने बैठ के ऐसे थोड़ा गाया, सबों ने मिल के तो चढ़ा दिया, बड़ा फेमस लोगों ने प्यार दिया। वो हटा रहे हैं पर्दा, उसमें मेरे बेटी बेटा 2 हैं, वाइफ है, मैं हूँ और एक मेरे बेटे का दोस्त है। तो तारिक साहब सवाल ये है कि जब हम परेशान होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, तो शाम के वक्त में हम नुसरत फ़तेह अली खान को सुनते हैं या आपको सुनते हैं। अब जब आप दुखी होते हैं या आप कुछ सुनना चाहते हैं तो किन को सुनते हैं? मैं तो बस तकरीबन सुनने में अगर देखूं तो मैं 90% चाहे दुखी हूँ, सुखी हूँ, किस हाल में भी हूँ, तो 90% जो मेरा टाइम सुनने में है वो सिर्फ नुसरत साहब को सुनने में जाता है। 90%, 10% ही मैं नूर जान जी को सुनता हूँ या गुलाम अली साहब को सुनता हूँ या रफ़ी साहब को या और अपने लोकल कलाकार जो हैं पंजाब के उनको सुनता हूँ, गुरदास मान को सुनता हूँ, लेकिन 90% मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुनता हूँ। तो कश्मीर के हज़ारों नौजवान नुसरत फ़तेह अली खान को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते और उनको सुनते हैं। देखिए तो वो हटा रहा है पर्दा सरेआम, आई थिंक मुझे पूरी वो वर्ड याद नहीं है। हाँ। तो क्या वो हम सुन सकते हैं?
हाँ सुना दूंगा एक अंतरा कोई बात हाँ वो हटा रहे हैं पर्दा, वो हटा रहे हैं पर्दा, सर बाम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा, सर बाम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा, सर बाम चुप के मैं नजारा कर रहा हूँ, मैं नजारा कर रहा हूँ, सब शाम चुप के मैं नजारा कर रहा हूँ, सर शाम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा। ये जो हिचकियां मुसलसल मुझे आ रही है आलम, ये जो हिचकियां मुसलसल मुझे आ रही है आलम, कोई ले रहा है शायद, कोई ले रहा है शायद मेरा नाम चुप के कोई ले रहा है शायद मेरा नाम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा, सर बाम चुप के मैं नजारा कर रहा हूँ, सर शाम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा। तो कई सालों से आप अपनी खिदमत इस प्रोफेशन में अंजाम दे रहे हैं और जिस तरह से अब नए गुलकार सामने आ रहे हैं और आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। अब कश्मीर में हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जो इसी फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखें जी, मुझे इतना कुछ आता नहीं है, जितना मुझे आता है उतना सीखने के लिए अगर कोई मुझे कांटेक्ट करता है तो मेरी सोशल मीडिया प्लेटफार्म जितने भी हैं, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, इस सब जगह में वीडियो के साथ साथ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है। वहाँ पे आप सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे करें, फेसबुक पे करें या यूट्यूब में, सब जगह आपको सिंगर कॉन्टैक्ट वहाँ लिखा होगा, वो मेरा कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट करें। जहाँ तक मुझसे हो सका फ्री ऑफ कास्ट, मैंने आज तक किसी से पैसे नहीं लिए, जितना मुझे आता था मैंने ये सिखाने की कोशिश की है। कहीं एक जगह तो मेरा इंस्टीट्यूट है नहीं, चलते फिरते ही बात हो सकती है, फ़ोन पे बात हो सकती है। तो मुझसे कॉन्टैक्ट जो करेगा, जितना मुझे आता है मैं वो ज़रूर सिखाऊंगा। शुक्रिया।